हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। हमने आज सुबह ही चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम 23 दिसंबर के प्रीवियस ईयर पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज के सेक्शन को डिस्कस अप करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the name of the scientist who did the experiments with the pea plants and on the basis of observation concluded that the pea plant have some traits which come in pairs such as tall or short, yellow or green, rough or smooth। यानी कि हमें उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ऑब्जर्व किया कि जो मटर के पौधे हैं उनमें कुछ बदलाव आए हैं, तो वो और कुछ फीचर्स आए यानी कि कुछ विशेषताएं आई हैं अलग अलग। तो वो क्या विशेषताएं थी कि कुछ मटर जो है बड़ी उगी है, कुछ छोटी उगी है, कुछ पीले रंग की है, कुछ हरे रंग की है, कुछ का सरफेस बहुत रफ रफ से यानी कि जो दाने हैं वो बहुत फीके फीके से हैं, छूने में भी अजीब से लग रहे हैं रफ रफ से, कुछ स्मूथ है, मीठी मीठी सी मटर है। तो उन्होंने ये सब बदलाव को देखा। तो वो साइंटिस्ट कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रीगर मैंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल या फिर MS स्वामीनाथन। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ग्रीगर मैंडल। ग्रीगर मैंडल ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने घर में ही एक गार्डन बनाया हुआ था जहाँ पे कि इन्होंने मटर के पौधे भी उगाए थे और फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमें कोई एक बताना है जो कि दूसरों से अलग है, यानी कि कुछ ना कुछ विशेषताएं में वो अलग है। हमें क्या किन में से बताना है? लेक, माउंटेन्स, पॉन्ड, रिवर या फिर स्प्रिंग। बच्चों यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी माउंटेन। बिकॉज आप देख रहे हो लेक क्या है? एक वाटर सोर्स है, यहाँ से हमें पानी मिल जाता है। पॉन्ड है, ये भी एक छोटा सा तालाब होता है, यहाँ से भी हमें पानी मिल जाता है। रिवर है, नदियां हैं, यहाँ से भी हमें पानी मिल जाता है। स्प्रिंग है, ये भी कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा लैंड एरिया रहता है उसके ऊपर ही सरफेस एरिया पे पानी आ जाता है, तो हम उसे स्प्रिंग कहते हैं। तो लेकिन जो माउंटेन्स है यहाँ से तो हमें कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा। अगर हम माउंटेन्स के बीच से कोई नदी बह सकती है, लेकिन माउंटेन्स तो एक रॉक है, वो तो पहाड़ हो गया ना, वो कोई पानी का सोर्स नहीं है। इसलिए इन सब में अलग कौन है? माउंटेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नीचे दिए गए ट्रांसपोर्ट्स में से कौन सा एक अलग ट्रांसपोर्ट मोड है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्रेन, बस, शिप, टोंगा, बाइसिकल, रिक्शा। बच्चों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 शिप। शिप क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे जितने भी ये ट्रांसपोर्ट्स दिए हुए हैं, जितने भी ये व्हीकल दिए हैं, उनमें आप देख रहे हो सिर्फ एक शिप यानी जहाज एक ऐसा है जो कि पानी पर चलता है। ट्रेन आप देखोगे तो वो रोड के ऊपर चलेगी यानी कि पटरी पे चलेगी। बस है, लैंड पे चल रही है, रोड पे चल रही है। टोंगा है, ये भी रोड पे ही चलता है। साइकिल और रिक्शा भी आप रोड पे ही चलाते हो यानी लैंड पे चलाते हो। बस एक जहाज ऐसा है जो कि आपका पानी के ऊपर चलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? इन कर्नाटका द इम्प्लीमेंट यूज्ड बाय द फार्मर टू डिग द सॉइल एज टू लूज एंड मेक इट सॉफ्ट इज नोन एज। कर्नाटका में एक टूल का यूज होता है, एक इम्प्लीमेंट यानी एक हथियार का यूज होता है। वो हथियार किस लिए यूज किया जाता है? वो टूल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम खुदाई कर सके, और खुदाई करने के बाद यानी कि मिट्टी को जोतने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए। हमारे पास ऑप्शंस है, उसको हम कर्नाटका में क्या क्या बोलते हैं? इल्गी, कुर्गी, खुंटी या फिर खुरपी। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा खुंटी। बिकॉज जो आपकी साउथ इंडियन स्टेट्स है जितनी भी है, चाहे कर्नाटक के अलावा जो साउथ की स्टेट्स है, वहां पे हम इस औजार को बोलते हैं खुंटी। और अगर हम नॉर्थ की बात करें यानी कि अपनी साइड दिल्ली की साइड, तो नॉर्दर्न स्टेट्स में इसको हम खुरपी भी कहते हैं। पर यहाँ पे कर्नाटक की बात हुई है इसलिए हम इसको कहेंगे खुंटी। आप एक तरह से खुंटी को इमेजिन कर सकते हैं जैसे फावड़ा होता है, ये उस टाइप का होता है, आगे से शार्प सा होता है, लोहे का बना हुआ होता है और मिट्टी के एक डंडे में फंसा के रखते हैं इसे। जब हम इससे खोदते हैं तो हम खुदाई कर पाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें क्या करना है? मैच करना है कॉलम 1 और 2 को। एक साइड हमें दिया है कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी कि कुछ जानवर या फिर बर्ड्स, और दूसरी साइड हमें उनकी विशेषताएं बताई हैं। तो हमें मैच करनी कि कौन से बर्ड या एनिमल की विशेषता यहाँ पे दी गई है। तो पहला है आउल। बच्चों जो आउल है यहाँ पे हम देखते हैं
जो आउल होता है ये एक ऐसा पक्षी है जिसकी जो आंखें होती है वो इसके सर के दोनों तरफ होती है, यानी कि ये सामने से नहीं देख सकता, ये साइड से देखता है। जैसे कि हम लोगों की आंखें क्या है, हमारे फेस पे सामने की तरफ है, लेकिन आउल की आंखें कहाँ होती है, उसके सर के साइड में होती है। नेक्स्ट दिया है सिल्कवॉर्म। सो जो सिल्कवॉर्म होता है बच्चों, सिल्कवॉर्म क्या करता है, जो सिल्कवॉर्म मेल होता है ये अपनी फीमेल को, अगर वो उससे किलोमीटर्स में भी दूर है तो भी वो उसको ढूंढ सकता है उसकी खुशबू से, उसकी स्मेल से। जो आपका ईगल है, ईगल क्या करता है, ईगल हम ह्यूमंस के अकॉर्डिंग 4 गुना ज्यादा दूर तक का देख सकता है। यानी कि अगर कोई बाज या चील आसमान में उड़ रही है तो जमीन पे अगर कोई चूहा भी दौड़ रहा है तो वो उसको दिखाई दे जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमें तो आसमान में देखते तो चील भी ढंग से नहीं दिखता, लेकिन जो ये ईगल है ये प्रॉपर देख लेता है कि वो चूहा है, उसको उसका एक एक बॉडी पार्ट प्रॉपर दिखता है, इवन उसकी ये भी दिख रही होती है कि वो रैट कर क्या रहा है। नेक्स्ट आता है स्लोथ। स्लोथ एक जानवर है जो कि पांडा के जैसा दिखता है। ये दिन में 17 घंटे सोता है और ये पेड़ की टहनी पे लटक कर सोता है, यानी कि दिन के 17 घंटे किस में बिताता है, सिर्फ सोने में। सो यहाँ पे हमने ये अपने ऑप्शंस मार्कअप कर लिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आपका क्या होना चाहिए, ए पार्ट का क्या है, 4th, यानी कि ए पार्ट के लिए, ए पार्ट का हमारा 3rd है तो ए पार्ट के लिए 3rd आपका कौन सा ऑप्शन में है, 1st, 3rd एंड 4th। बी पार्ट के लिए देखो, बी पार्ट आपका कहाँ पे है, बी पार्ट का लिए आपका होना चाहिए 4th, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज आप देख सकते हो ए पार्ट के लिए हमारा क्या है 3rd, बी के लिए हमने क्या मार्क किया है 4th, सी के लिए हमने क्या मार्क किया है 1st एंड डी के लिए हमने मार्क किया है 2nd। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों यहाँ पे आप जनरली मिस्टेक्स कर देते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे 3 देख रहे हो और यहाँ पे डी पार्ट में 2nd है, तो आप ये बीच के 2 में ना गलती से कई बार 1st पे भी मार्क कर देते हो, तो आपको ये प्रॉपर मैचिंग ऐसे एक रफ शीट मिलती है, उस पे ऐसे लिख के देख लेनी है कि ए पार्ट का कौन सा मार्क है, देन अपने ऑप्शंस में सर्च करना है पेपर करते हुए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ब्रॉट टू अ कंट्री बाय द ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। नीचे दी गई सब्जियों में से ऐसी कौन सी सब्जी है जो कि व्यापारी लेकर आए थे इंडिया के अंदर। कहाँ से आए थे वो व्यापारी, साउथ अमेरिका से आए थे, तो वो साउथ अमेरिका से ऐसी कौन सी सब्जी लाए थे। सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है कैबेज, टमाटो, पी, भिंडी। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टमाटो। टमाटर एक ऐसी सब्जी थी जो कि व्यापारी लेकर आए थे साउथ अमेरिका से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 स्टेट्स दैट अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिटी एक्स। एक कार है जो कि एक्स सिटी से शुरू हो जाती है एट 7:30 आवर्स, यानी कि सुबह के 7:30 बजे वो शुरू हो जाती है, एंड रीचेस सिटी एट 10:30 एट नाइट, यानी कि वो 20 to 30 का मतलब हो गया कि वो रात के 10:30 बजे वही सिटी पे पहुंच जाती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 cities इज 540 किलोमीटर। अगर इन दोनों से एक्स और वाई ये जो सिटीज है, इन दोनों सिटी के बीच का आपका डिफरेंस 40 किलोमीटर दिया है, तो आपकी एवरेज स्पीड ऑफ कार क्या होगी। तो जो हमारी स्पीड ऑफ कार है, एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होगी। एंड बच्चों यहाँ पे आपको मेन चीज और ध्यान देनी कि जो ऑप्शंस गिवन है वो किलोमीटर और आर में गिवन है या मीटर सेकंड में। हमें ऊपर क्वेश्चन में तो देखो आर में गिवन है एंड किलोमीटर में बोल रहे हैं, लेकिन जो आपके ऑप्शन है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो आपको मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालना है। सो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखे तो आप कैसे लिखोगे, चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो एक्स और वाई सिटी है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपको क्या गिवन है 540 किलोमीटर, एंड जो आपका टाइम मिलता है 7:30 से रात के 10:30 तक, तो वो आपके कितने आवर्स बन रहे हैं, 15 आवर्स बन जाते हैं टोटल अगर हम देखें तो। सो हमें स्पीड का एक फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करें यानी कि 540 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 36, लेकिन आपको ऑप्शन किस में गिवन है, मीटर पर सेकंड में। सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो हमारी स्पीड होती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज विद 5/18। ये आपका फॉर्मूला है कि अगर आपको स्पीड अगर आपकी किलोमीटर पर आवर में है और आपको उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। सो हमारी स्पीड क्या थी 36, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो हमें आंसर मिलेगा 10 मीटर
पर सेकेंड। सो यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिल जाते हैं ईवीएस के पेपर में, तो आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। लाइक डिस्टेंस, लाइक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हनी बीज। हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हनी बीज के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, उन्हें पढ़ना और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। सो लेट्स सी, एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी दैट ले एग्स। हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अकेली अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल बीज इन द हाइव। सिर्फ जो मेल होते हैं यानी कि जो नर मधुमक्खियां हैं वही सिर्फ छत्ते में रहती हैं। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। सिर्फ जो नर मधुमक्खियां हैं वही छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। ज्यादा से ज्यादा जो मधुमक्खियां होती हैं छत्ते के अंदर वो वर्कर बीज होती है, यानी कि वो शहद बनाने के काम में बिजी रहती हैं। मेल बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो नर मधुमक्खियां होती है सिर्फ वही शहद या फिर जो एक मीठा सा रस होता है पौधों का वही कलेक्ट करते हैं। अगर हम मधुमक्खियों की बात करें तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है यानी कि सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे को देती है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, ज्यादातर फीमेल्स होती हैं। सो आपका बी भी करेक्ट है एंड आपका ये डी पार्ट करेक्ट है कि जो ज्यादातर मधुमक्खियां होती हैं वो ज्यादातर काम ही करती हैं छत्ते के अंदर। मेल बीज ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, या सिर्फ मेल बीज ही कलेक्ट नहीं करते हैं, फीमेल्स भी कलेक्ट करती हैं। तो इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होंगे ए, बी एंड डी। सो हम ऑप्शंस में से देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन ए, बी एंड डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। A group of 3 Indian states having coasts on the Arabian Sea are। इंडिया की ऐसी कौन सी 3 स्टेट है नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो कि अरेबियन सी के साथ अपने कोस्टल मतलब अपनी कोस्ट को शेयर करती है, अपने किनारों को शेयर करती है। सो ऑप्शन है केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल। सो बच्चों आपने कभी मैप देखा हो तो आपने देखा है गुजरात से हमारा मैप जब ऐसे कुछ इस टाइप में बना हुआ होता है तो जो आपका यहाँ का एरिया बचता है ये वाला, ये आपकी होती है अरेबियन सी कंप्लीट। सो अब अरेबियन सी के आसपास यहाँ का जो एरिया, यहाँ पे हमारी 3 स्टेट्स ऐसी कौन सी हैं जो कि इस अरेबियन सी से अटैच्ड रहती है, हमें ये बताना है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केरला, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पे क्या होता है आपका इंडियन मैप में क्या शो कर रहा है कि अरेबियन सी आपके इस साइड है। सो जो सबसे नियरेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, इस वाली साइड पे महाराष्ट्र है, देन आपका ये कर्नाटका बन जाता है ये वाला एरिया, एंड देन ये सबसे नीचे आपका रहता है केरला। तो यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला सबसे नियरेस्ट है अरेबियन सी के। दैट्स वाई जो आपका करेक्ट आंसर होगा केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। In which of the following states or union territories of our country the land of the forests for farming belongs to the whole village, not to separate people? ऐसा हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया यानी कि भारत देश के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट है या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे कि एक फॉरेस्ट है जो कि पूरा फार्मिंग के लिए है, प्लस वो पूरे विलेज से बिलोंग करता है। उसमें ये नहीं है कि ये वाला एरिया मेरा है, ये जमीन मेरी है या ये जमीन मेरी है, ऐसे लोग नहीं बोलते। वो जो विलेज है, वो जो आपका फॉरेस्ट है वो पूरे विलेज से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो पूरे गांव का विलेज है। सो मेरे पास ऑप्शन है लद्दाख, पुडुचेरी, मिजोरम और छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मिजोरम। मिजोरम एक हमारी ऐसी स्टेट है जहां पर कि जो फार्मिंग होती है वो पूरे विलेज के लिए होती है, वो अलग अलग लोगों में नहीं बांटी जाती, वो वाली जमीन पूरे विलेज की कही जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड इज।
झारखंड की जो मेन क्रॉप है, यानी कि सबसे ज्यादा जो एक मान्यता है कि ये झारखंड में ही उगती है, वो ऐसी कौन सी खेती बाड़ी वाली क्रॉप है? व्हीट, पीनट, कॉर्न और राइस। जो आपकी मेन क्रॉप है वो है राइस, झारखंड की। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 राइस। राइस के अलावा मान लो अगर बोला यहाँ पे राइस का ऑप्शन नहीं होता तो सेकंड नंबर पे जो मेजर क्रॉप है वो व्हीट है झारखंड के अंदर, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जब मोस्ट सुटेबल आंसर होता है, सो इसलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा राइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रीजंस ऑफ कंसीडरिंग द अर्थवर्म्स एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है, रीजन में से बताना है कि जो अर्थवर्म है यानी कि एक तरह से जो केचुए हैं, वो जो आपके फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके दोस्त क्यों कहलाते हैं। सो हमारे पास रीजंस हैं। अर्थवर्म्स सॉफन द सॉइल ऑफ द फील्ड इन विच दे लिव बाय डिगिंग द सॉइल अंडरनेथ। जो अर्थवर्म्स होते हैं वो जो मिट्टी को क्या करते हैं, वो ना खोद देते हैं, एक तरह से खाते रहते हैं और फिर वो उसमें अपना वेस्ट निकालते हैं, तो उससे क्या हो जाती है कि जो हमारी सॉइल है वो और फर्टाइल हो जाती है। द टनल्स डिग्ड बाय अर्थवर्म्स प्रोवाइडेड इजी पैसेज फॉर एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। अब ये जो अर्थवर्म है ये बिल्कुल एक ना धागे की तरह तो होते हैं, तो जब ये अंदर की तरफ जाते हैं, खुदाई करते हैं, तो ये जो पैसेज से बना देते हैं, यानी कि जो ये जगह बना देते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो जगह बहुत हेल्प करती है हवा और पानी को अच्छे से मिट्टी के अंदर जाने में। द अर्थवर्म्स ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। जो ये हमारे अर्थवर्म होते हैं, ये जितने भी फालतू की क्रॉप्स होती है, यानी कि वीड्स हम किसे कहते हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिन प्लांट्स को हम उगाना नहीं चाहते थे, ये उनको खा लेते हैं और हमारी जो असली क्रॉप होती है, मेन क्रॉप होती है, उसको बचा लेते हैं, उसको नहीं खाते। द अर्थवर्म ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स। जो अर्थवर्म होते हैं वो मरे हुए पत्तों को, यानी कि सूखे हुए पेड़ पौधों को या पत्तों को खा लेते हैं। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द अर्थवर्म्स मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। और फिर जब वो उन्हें खा पी कर जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, उससे जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो और भी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सो इन चारों रीजंस में से आपके रीजंस कौन से सही हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो अर्थवर्म है, जो केचुए हैं, वो किसानों के दोस्त होते हैं। सो जो इनमें से करेक्ट है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, बिकॉज अर्थवर्म ऐसा ही करते हैं कि वो डिग करते हैं सॉइल को और सॉफ्ट कर देते हैं उसके में जब वो अंदर की तरफ जाते हैं। दूसरा आपका सेकंड वाला भी सीखे कि ठीक है, जब ये अंदर जाते हैं तो वो एक पैसेज सा बन जाता है जिससे कि हवा और पानी अच्छे से चले जाते हैं सॉइल के अंदर। एंड आपका ये लास्ट पार्ट ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और ये मेन क्रॉप को बचा ले, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये ऐसा जरूर करते हैं, जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं ये उन्हें जरूर खा लेते हैं, और फिर जब ये अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो और फर्टाइल हो जाती है। यानी कि जो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होगा ए, बी एंड डी। सो दैट मीन्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ, ए, बी एंड डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। मधुबनी इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। मधुबनी एक पेंटिंग है जिसको कि हम फोक आर्ट के अंदर कंसीडर करते हैं, ये एक फॉर्म है आर्ट की। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स मधुबनी पेंटिंग्स आर मेड इन द कोर्टयार्ड्स। जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई खुशी का ओकेजन आता है, यानी कि कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है, तो उस टाइम पे जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं उनको हम कोर्टयार्ड्स में टांग देते हैं, यानी कि अपने घर के वरांडास में या स्कूल्स में भी आप देखोगे तो कई बारी बोर्ड्स पे लगी रहती है। एंड वॉल्स ऑफ द हाउसेज ऑफ मधुबनी, यानी कि हमारे घर की दीवारों पर भी मधुबनी पेंटिंग टांग दी जाती है। विच इज वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया नेम। तो ये जो मधुबनी है, ये आर्ट जो है, ये कौन सी स्टेट से आई है, कहाँ की सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है इंडिया की स्टेट्स में से। और इसको मधुबनी हमने कौन सी स्टेट से हमने ये नाम लिया, और फिर हमने इसको कब मधुबनी नाम रखा, तो ये किस स्टेट वालों ने रखा है। सो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार। जो मधुबनी पेंटिंग है ये आपकी आई है बिहार के अंदर से। एंड बिहार में ये किस लिए बनाई जाती है, ये बनाई जाती थी उसमें कि जैसे कि जब राम जी वनवास से लौट कर आए थे, तो इन पेंटिंग्स में जनरली वो चीज शो की जाती है। और ये जो मधुबनी पेंटिंग है
इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जनरली नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनती है, यानी कि फूलों से इसका कलर बनाया जाता है, फिर पेंटिंग की जाती है। एंड इन पेंटिंग्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एलिफेंट्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, या फिर जो कृष्ण जी थे वो अपनी गोपियों के साथ खेल रहे हैं। तो मधुबनी आर्ट में ये सब दिखाया जाता है। एंड ये आपकी जो आर्ट आई है वो आई है बिहार से। दैट्स वाई जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिहार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कंसीडर करनी है कुछ स्टेटमेंट्स और बतानी है कौन सी सही है। पीपल ऑफ महाराष्ट्र लव टू ईट पकोड़ाज मेड ऑफ शाहजन फ्लावर्स। जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें पकोड़ाज बहुत पसंद है। किस चीज के बने हुए पकोड़ा? शाहजन फूलों के पकोड़ा उन्हें बहुत पसंद है। इन जम्मू एंड कश्मीर पीपल लाइक टू ईट वेजिटेबल्स मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। जम्मू और कश्मीर में लोगों को केले के फूल की सब्जियां खाना बहुत पसंद है। इन उत्तर प्रदेश पीपल एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर। और यूपी के लोगों को क्या पसंद है? कौन सी सब्जियां पसंद है? जो कि कचनार फ्लावर से बनी हुई है। सो इन तीनों में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? जो आपके करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के लोगों को शाहजन फ्लावर्स के बने हुए पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। एंड थर्ड आपकी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश के लोगों को कचनार फ्लावर्स की सब्जियां खाना बहुत पसंद है। एंड ये आपका ये जो जम्मू कश्मीर दिया है ये स्टेट्स गलत है। जिन लोगों को केले के फूल की जो सब्जियां पसंद है वो लोग होते हैं आपके केरला और वेस्ट बंगाल के। सो ये आप अलग से नोट्स में बना लेना कि केरला और वेस्ट बंगाल के लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं केले के फूलों की सब्जियां। सो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 ए एंड सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। देयर इज अ प्लेस इन उत्तराखंड, एक जगह है उत्तराखंड में, एंड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड ये जगह जो है यहाँ पे दूर देश विदेश से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, यानी कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे कि लोग अक्सर विजिट करते हैं। द पार्क इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। एंड ये एक पार्क है, एंड ये पार्क जो है ये टाइगर्स को बचाने में लगा हुआ है, यानी कि ये मेन पार्क सिर्फ टाइगर्स के लिए, ये कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स को फोकस में रखता है। सो हमें इस जगह का नाम बताना है कि ये पार्क कौन सा है। सो ऑप्शन है बुक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कॉर्बेट पार्क और वाल्मीकि पार्क। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी कॉर्बेट पार्क। कॉर्बेट पार्क का पूरा नाम है जिम कॉर्बेट पार्क। सो ये उत्तराखंड के अंदर है एंड ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या करता है? ये टाइगर्स को रिजर्व करता है और ये नैनीताल में लोकेटेड भी है। अगर नैनीताल कभी जाते हो तो इस पार्क में जरूर घूम के आना, आपको यहाँ पे व्हाइट टाइगर भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं गई हुई हूँ तो मैंने देखा है। सो यू कैन ऑल्सो विजिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following objective of teaching EVS shows the concern of education for sustainable development? sustainable development के लिए कौन से एजुकेशन के अंदर कंसर्न्स दिखाए गए हैं जो कि हम EVS के अंदर 1st to 5th क्लास को पढ़ाते भी हैं एज ऑब्जेक्टिव्स। सो हमें ऑप्शंस गिवन है। To critically address the concern of equality, justice, peace and respect for human dignity and rights. To develop the technological and quantitative skills. To engage the child in exploratory activities. To emphasize design and fabrication skills. यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम एजुकेशन के तौर पे देखें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस टाइम पे रहता है कि हम इक्वालिटी के थ्रू सब कुछ देखें, यानी कि इक्वालिटी को रखें, इंसाफ करें, जस्टिस मिले, हर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाए, पीस एंड रिस्पेक्ट हम बच्चे को सिखाए कि शांतिपूर्वक कैसे रहना है, रिस्पेक्ट करनी है अदर ह्यूमंस की, उनके राइट्स की, उनकी डिग्निटी की। तो यहीं से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकते हैं एजुकेशन ऑफ कंसर्न के रूप में। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द थीम ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल आर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड बिकॉज। जो थीम्स होती है EVS के अंदर, हमने 5 थीम्स पढ़ी थी प्राइमरी लेवल पे, तो वो जो 5 थीम्स है वो आपस में कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड कैसे रहते हैं, मतलब वो आपस में जुड़ी हुई एक दूसरे से संबंध कैसे रख पाती हैं, वो रीजन क्या है इन थीम्स का आपस में कनेक्ट होने का। सो हमारे पास ऑप्शंस है इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ EVS, डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ EVS, सिंगल सब्जेक्ट नेचर ऑफ EVS, टॉपिक बेस्ड नेचर ऑफ EVS। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ EVS। बिकॉज बच्चों जब तक हम
आपस में रिलेट अप करके नहीं पढ़ाएंगे चीजों को तो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाएगा छोटे लेवल पे एंड वो चीजों को नहीं समझेगा, इसलिए हम सभी थीम्स को कनेक्टेड रखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ ईवीएस इज बिकॉज ऑफ। ईवीएस का जो एक नेचर बोलते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड क्यों है, वो सिर्फ चाइल्ड के चारों तरफ फोकस्ड क्यों रखता है? बिकॉज ऑफ its focus on learning through experience, the teaching of concepts and issues related to the EVS, transformation of behavior of the student in a desired way, the development of socio-economical skills, emotional skills of the students. So ये child centered nature of EVS इन 4 ऑप्शंस में से आपको कहाँ पर दिखता है? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, इट्स फोकस ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। बिकॉज ईवीएस में हम नेचर से कनेक्टेड रहते हैं तो हम बच्चों को एक्सपीरियंस कराते हैं, फील्ड विजिट्स ले जाते हैं, मॉडल्स बनवाते हैं, और जैसे कि प्रैक्टिकली लाइफ में खाने के बारे में बात हो गई, फूड के बारे में, शेल्टर के बारे में, घर कैसे बनते हैं, तो हम ये सब बच्चे को देखते हैं कि उसके आसपास क्या कैसा चल रहा है, हम उसको सब कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं। सो इसी वजह से ये चाइल्ड सेंटर्ड नेचर है ईवीएस का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेबस ऑफ ईवीएस? इज अ सब थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस। जो हमारी 5 मेन थीम्स हैं उनके सब थीम में से कौन सी नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक सब थीम है? सो फर्स्ट है फूड, वाटर, शेल्टर और रिलेशनशिप्स। यहाँ पे जो आपकी सब थीम है वो एक ही है, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स किसकी सब थीम है? ये आपकी फर्स्ट थीम है फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसकी सब थीम है जिसमें कि हम रिलेशनशिप्स को देखते हैं। एंड बाकी जो ऊपर की आपकी ये 3 थीम्स दी हुई गई है ये आपकी मेन थीम्स हैं, इसलिए जो आपकी सब थीम है वो है रिलेशनशिप्स, यानी कि 4th वन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। पोचाम्पली चैप्टर 23 of NCERT EVS is based on। पोचाम्पली चैप्टर नंबर 23 है, NCERT की बुक से, EVS की बुक से। ये किस पे बेस्ड है? रियल प्लेसेस, रियल इंसिडेंट्स, रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस और रियल पिक्चर। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रियल प्लेसेस। पोचाम्पली एक जगह है तेलंगाना के अंदर एंड इस चैप्टर के अंदर हमें पूरी स्टोरी बताई गई है कि विलेज के लोग कैसे रहते हैं तेलंगाना में, जो पोचाम्पली जगह है वहां पे। तो पूरा जो मेन है वो आपका रियल प्लेसेस पे बेस्ड है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following suggested activities will be suitable for addressing the question from the theme food? Who produces the food we eat? So हमारी एक थीम है फूड नाम की ईवीएस के अंदर। सो हमारा चैप्टर है कि हमें फूड मिल रहा है वो कौन प्रोड्यूस करता है जो हम खाते हैं। तो हमें कुछ एक्टिविटीज के थ्रू बताना है कि कौन सा सजेस्ट किया जाना चाहिए। अगर हमें बच्चे से क्वेश्चन पूछना है कि हमारे लिए कौन खाना बनाता है जो कि हम खाते हैं। सो ऑप्शंस गिवन है, शेयरिंग ऑफ फार्मर्स नरेटिव्स, visit and observation on a farm, experiment to know the conditions suitable for germination, keeping some bread or other food for few days। So अब हमें क्वेश्चन पूछना है कि बच्चे हमें जो खाना मिल रहा है जो हम खाते हैं उसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है। तो हम अब बच्चे को एक्टिविटी करानी है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ना किसानों के बारे में उन्हें बता सकते हैं कि किसान कैसे खेती बाड़ी करता है। हम उन्हें प्रॉपर एक फार्म पे ले जा सकते हैं, बच्चों को विजिट करा सकते हैं, फील्ड विजिट, और उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लांट्स है, कैसे यहाँ से सब्जियां तोड़ते हैं, कैसे फिर ये जाती है, कैसे इन्हें धोया जाता है। और या फिर हम उन्हें एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का। आपने देखा होगा आजकल 6th क्लास में ही मूंग दाल को जर्मिनेट करके बताते हैं कि आपको सुबह रोज मूंग दाल खाना चाहिए। तो वो जर्मिनेट करके बताते हैं ना कि आपको जर्मिनेशन कैसे करनी है, कि मूंग दाल को पहले भिगोना है, फिर निचोड़ना है, कपड़े में बांध के रख दो, उसमें से फिर वो स्प्राउटेड सीड्स बन जाएगा। तो ये जर्मिनेशन ही तो हुआ जब उसमें से स्प्राउट्स उग गई। तो हमने बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। और ये कोई बात नहीं होती कि आपके पास ब्रेड आप 2-3 दिन के लिए रख देते हो तो आप वो नेक्स्ट डे खा सकते हो। हमसे पूछा गया है कि प्रोड्यूस कौन करता है। सो जो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होंगे ए, बी एंड सी। दैट मीन्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन, ए, बी एंड सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। For authentic and meaningful learning of EVS through field trip, a teacher can use। ताकि बच्चे को एक बिल्कुल मीनिंगफुल लर्निंग मिले, ऑथेंटिसिटी मिले, कि जो उसने समझा है उसको प्रॉपर समझ जाए, उसको देर तक याद रखे, मतलब दूर तक के समय तक याद रखे। सो उसके लिए अगर हम फील्ड ट्रिप का यूज करते हैं तो एक टीचर को क्या क्या यूज करना चाहिए फील्ड ट्रिप के
दौरान। सो ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट, अनस्ट्रक्चर्ड वर्कशीट, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस फॉर द विजिट, क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर लीडर। सो टीचर क्या कर सकता है, वो स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट को रख सकता है, इससे बच्चा जो फील्ड में हम विजिट करा रहे हैं प्रॉपर नोट सब बना पाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड वर्कशीट में हम आधी डिटेल्स लिख पाते हैं आधी नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हम विजिट पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या क्या कैसे करना है, लाइंस बना के रखनी है, 5 ग्रुप्स में बढ़ सकते हैं, तो हम इस टाइप से पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर लीडर, फिर हम बच्चों के ग्रुप्स कुछ बांट सकते हैं और उनमें एक लीडर बना देंगे कि आप अभी ये वाली फील्ड को विजिट कर लो, देन आप सभी को प्रॉपर डिटेल सब देनी है। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सी एंड डी। सो यानी कि दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, सी एंड डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। द पर्पस ऑफ गिविंग मेंडल स्टोरी थ्रू द चैप्टर 21 ऑफ क्लास 5th लाइक फादर लाइक डॉटर इन द EVS टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT इज टू। पर्पस क्या है, जो हमने मेंडल की स्टोरी सुनाई है 21st चैप्टर में EVS के बुक में 5th क्लास के लिए कि जैसे पापा होते हैं वैसी ही बेटी होगी। सो ये टेक्स्ट बुक के अंदर जब हम ये चीज पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या मकसद है। सो ऑप्शन से गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, focus on how our identity is shaped by traits we inherit from our family, inspiring students by the process of scientific experimentation, focus on the perseverance character of the scientists। यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होंगे कि हम फोकस कर रहे हैं कि आइडेंटिटी कैसे शेप होती है, यानी कि वो कैसे बनती है। सो मेनली जो हम इनहेरिट करते हैं अपनी फैमिली से। आपने देखा होगा कि कई बार हमें बोलते हैं कि तुम्हारा फेस कट तुम्हारी मम्मी से मिल रहा है, तुम्हारी आईज ग्रीन है, तुम्हारे पापा की भी आईज ग्रीन है, तो ये हमने क्या किया, हमने इनहेरिट किया अपनी फैमिली से। इंस्पायर करने स्टूडेंट्स को बाय द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। सो ये जो यहाँ पे हमने बात की है मेंडल स्टोरी की, तो ये मेनली ना पी प्लांट के लिए हो रही है। एक बार आप चैप्टर को ध्यान से देखोगे जाके, तो यहाँ पे पी प्लांट पे बोला जा रहा है कि अगर जो मटर का पौधा है, अगर उसमें जो पापा हमने मान लिया कि एक मटर है जो कि पौधा है, उसको हमने मेल मान लिया, अगर हम उससे दूसरे जब दोबारा उसी मटर से हम और नई मटर उगाएंगे, अगर वो मटर रफ है तो जो उसका बच्चा होगा यानी कि जो और मटर उगेगी वो भी रफ ही उगेगी, या अगर वो मीठी है तो दूसरी मटर भी मीठी ही उगेगी। फोकस ऑन द प्रिजर्वेंस करेक्टर ऑफ द साइंटिस्ट, और हम फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं किसी एक चीज का करेक्टर, अगर हम उसको किसी और के साथ ना मिले, सेम फीचर वाली मटर को एक साथ रखे तो उससे कोई डिफरेंट रेट नहीं निकलेगा। अगर रफ के साथ रफ को रखोगे तो उससे रफ ही उगेगा, ऐसा नहीं है कि वो मीठी मटर उग जाएगी। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सी एंड डी, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। सिलेक्ट द टेक्निक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमें नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है फॉर्मेटिव असेसमेंट की कौन सी टेक्निक है। सो हमारे पास ऑप्शन है पीयर असेसमेंट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो या फिर नॉर्मल असाइनमेंट्स। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि बच्चों से टेस्ट करा लेते हैं। पीयर्स का मतलब है जो सेम एज ग्रुप के बच्चे, यानी कि एक ही क्लास में जो सेम एज के बच्चे हैं, तो वो जब टेस्ट दे रहे हैं तो हमने बोले बाबा अपनी शीट्स को चेंज कर लो, यानी कि अब जो 2 जने बैठे हैं वो आपस में बदल लो और अब अपने आंसर्स को चेक करो। तो जो बच्चा होगा वो दूसरे की गलती से सीखेगा और उसको फीडबैक दे पाएगा कि तुमने कहाँ पे गलती की थी, एंड वो बच्चे आपस में शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये एरर आ रहा है तो हम इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से टूल को हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज करने के लिए। सो ऑप्शन है पेपर पेंसिल टेस्ट, असाइनमेंट, वर्कशीट, पोर्टफोलियो। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं कि हम बच्चे के ना प्रीवियस टैलेंट्स को नजर में रखते कि ओके इसने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था तो इसकी वॉइस अच्छी है, ये चीजों को अच्छे समझता है, हैंडल अप कर पाता है। सो हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए हम याद रखेंगे कि ओके डिबेट में अगर लेना है तो हम इस बच्चे को ले सकते हैं, वॉइस क्लियर है, एक्सेंट ठीक है, चीजों को समझता अच्छे से है। सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके बच्चों के टैलेंट्स को देखते हैं और बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, नई से नई अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप कितने आप में डिफरेंट टैलेंट्स और आप कैसे उनको दिखा सकते हो दुनिया को। Question number 16. Which of the following process indicators can be used for assessment in EVS
टू रिकॉर्ड हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग। नीचे दिए गए कुछ इंडिकेशंस में से हम असेसमेंट के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं ईवीएस के अंदर, ताकि हम स्टूडेंट्स कैसे याद कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें समझ आ रहा है, इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन है डिस्कशन, रिमेंबर, रिकॉल, स्टेट। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्कशन, बिकॉज डिस्कशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे कि सभी बच्चे, टीचर्स आपस में जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें नए नए आइडियाज का पता चलता है, नई नई थिंकिंग का पता चलता है कि एक बच्चा कैसे सोच रहा है। तो हम यहाँ से बच्चे की लर्निंग पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द इजीएस्ट फॉर अ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस क्लासरूम के अंदर एक टीचर के लिए क्या इजी है? गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग स्टूडेंट्स आइडियाज, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, एंगेजिंग स्टूडेंट्स। ईवीएस के अंदर अगर हम सबसे इजीएस्ट की बात करें सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे हमें ये जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, यानी मेन है कि हमने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो सबसे इजीएस्ट अगर हम देखें तो टीचर के लिए होगा ऑप्शन 1, गिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, विच इज द इफेक्टिव रिसोर्स फॉर लर्निंग फॉर द ईवीएस। कौन सा इफेक्टिव रिसोर्स है ईवीएस की लर्निंग में? सो ऑप्शन है नरेटिव्स, वर्कशीट्स, मॉडल्स, चार्ट्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है मॉडल्स, बिकॉज मॉडल्स ही एक एग्जैक्ट कॉपी होती है ओरिजिनल चीजों की, जिससे कि हम बच्चे को प्रॉपरली समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मॉडल बनवाया है कुएं का, सो कुएं के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पानी दिखा देंगे, एक बोतल को रखे और उसके साइड में हम कुछ पेपर की बॉल सब बना के कुएं की शेप दे सकते हैं। तो वो एक तरह से हमने एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश की है, तो इसलिए मॉडल्स जो है वो इफेक्टिव रिसोर्स है ईवीएस की लर्निंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द ईवीएस क्लासरूम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ईवीएस के क्लासरूम के अंदर बच्चों को क्या पसंद आएगा? सो ऑप्शन है आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडिविजुअल वर्क, असेसमेंट ऑफ होमवर्क, ब्लैक बोर्ड समरी ऑफ द लेसन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, बिकॉज आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर बच्चों को बहुत मजा आता है करने में, क्योंकि हम उन्हें अलग अलग चीजें करा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू वो डिस्क्राइब भी कर पाएंगे अलग अलग वेराइटीज को, कि जैसे कि हमने पेपर फ्लावर्स बना दिए तो पेपर फ्लावर वो डिफरेंट तरीके के बनाना सीख सकते हैं, और या फिर हमने क्ले के मॉडल्स बनवा दिए, हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ब्लॉक्स बनवा रहे हैं कि बिल्डिंग बना दी, रिबन से हमने कुछ स्टिक्स बना ली, या फिर हमने जो डिफरेंट क्लॉथ्स है वो हमने स्टिक पे कुछ पपेट्स बना लिए। तो इस टाइप से आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों को बहुत मजा आता है ईवीएस को समझने में। अब आते हैं इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, इन एन ईवीएस क्लास स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटीज टू। एक ईवीएस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को किस चीज की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है? टू आस्क क्वेश्चंस, टू लर्न डेफिनेशंस, टू स्टेट कंसेप्ट्स और टू गिव डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज जब बच्चा क्लास में एक्टिव रहेगा, वो चीजों को समझेगा, तो उसके माइंड में अलग अलग चीजें आएंगी, जिससे कि वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है क्लास के अंदर, एंड यही उसको बहुत मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि बच्चा जब सीख रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन करता है। सो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा आज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड जल्द से जल्द अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को आप प्रेस कर दो, एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।